सभी को नमस्कार। मंचासीन हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय भाटकर जी, यहाँ उपस्थित श्री विश्वनाथ कराड़ जी, जिनके एक बहुत ही खूबसूरत परिहार में इसकी आयोजना की गई है, श्री मंगेश कराड़ जी, जिन्होंने हमें बहुत मदद की है ये छठे राष्ट्रीय अधिवेशन करने में। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर अभय करंदीकर जी, विवेक जी, यहाँ उपस्थित हमारे मार्गदर्शक शंकरराव तत्वावधी जी, माननीय सुरेश जी सोनी, माननीय सुनील जी आंबेकर और सभी भाई और बहनों, आप सभी का छठे राष्ट्रीय अधिवेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि मेधाता ने हमें कहा, उसी तरह मैं भी पुणे का निवासी हूँ, तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मेरे निजी ओर से मैं आपके यहाँ पर स्वागत करूँ। सर्वप्रथम हम स्मरण करते हैं माननीय जैन जी सहस्रबुद्धे का, जो आज हमारे बीच इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति और उनकी प्रेरणा हमें आगे काम करने के लिए सतत हमारे साथ रहेगी। हम स्मरण भी करते हैं जिनकी हम 300वीं वर्षगांठ इस साल मना रहे हैं, जो नहीं सिर्फ एक कुशल शासक थी, लेकिन जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर समाज कार्य किया। ऐसे जिनकी हम 300वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर की। इन सभी लोग हमें प्रेरणा देते हैं कि भारत की प्रगति, जिसमें विज्ञान की भूमिका अहम रही है, वो सतत रहेगी। आज माननीय सुरेश जी ने हमारे सामने में बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में भारत के विकास की परिकल्पना, जिसमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग होगा, हमारे सामने में सभी का मार्गदर्शन किया। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एक भारत 18वीं सदी तक एक बहुत विकसित देश था। सभी जानते हैं कि भारत का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व के जीडीपी में, वो 23 से 25% तक था 1800 में। लेकिन 190 वर्ष के पश्चात 1947 में भारत का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो केवल 2% तक पहुंचा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो भारत ने प्रगति की है गए 77 वर्षों में, उसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और गए 10 वर्षों में हमने देखा है इस प्रगति को और भी गति प्राप्त हुई है। मैं 3 उदाहरण देना चाहूँगा गए 10 वर्षों के, जिससे कि हम सभी को गर्व होना चाहिए। पहला उदाहरण, जब पूरे विश्व के सामने में एक कोविड के माध्यम से एक बहुत बड़ी महामारी हमारे सामने खड़ी हुई थी, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जननाश तो हुआ ही पूरे विश्व में, भारत में भी। लेकिन हम हमारी कल्पना, हमारी तुलना करते हैं बाकी देशों से, तो ऐसा समझ में आता है कि भारत में कोविड का प्रभाव अन्य देशों से कम स्तर पर हुआ। जननाशी वगैरह जो थी वो कोविड की भारत में बाकी देशों के हिसाब से, जिन्हें हम अग्रसर देश कहते हैं, उनकी तुलना में कोविड में बहुत कम तरीके से हुई। जब कोविड महामारी हमारे सामने में आई, उस समय हमारे में कोई क्षमता नहीं थी कि पीपीई वगैरह हम लोग हमारे यहाँ तैयार करें। भारत में पीपीई की व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता हम लोगों में नहीं थी, वो भी भारत में खुद अपने आप में तैयार कर ली। और सबसे बड़ी उपलब्धि कि भारत ने एक अपना खुद टीका बनाया, जिससे कि पूरे देश में उसका टीकाकरण किया गया। मैं समझता हूँ ये उपलब्धियाँ जो विज्ञान की महामारी के सामने में हमें दिखी गई है, जिसमें हम सभी लोगों को बहुत बड़ा अभिमान होना चाहिए भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर। दूसरा उदाहरण,
आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले भारत ने बहुत ही सफल तरीके से चंद्रमा पर दक्षिण क्षेत्र में एक सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्रयान-3 के माध्यम से। भारत विश्व में पहला देश बना जो दक्षिण क्षेत्र में पहले बार जिसने वहाँ पे चंद्रयान से एक सफल प्राप्त की है। ये बहुत ही गर्वास्पद बात है। और तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, वो भी बहुत अभिमानास्पद है कि जिससे जो एक नया मंदिर बना और ये मंदिर के पीछे में जो विज्ञान और तंत्रज्ञान जिसका उपयोग किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सब लोगों ने देखा होगा, इसका एक उदाहरण, उसकी एक उपलब्धि हम लोगों ने रामनवमी के दिन देखी थी कि रामनवमी में 12 बजे रामलला के सर पर जो सूर्य टीका का जो प्रदर्शन किया गया और वो हर साल रामनवमी में अब दिखाया जाएगा। इससे हमारे मन में एक जो भावना पैदा होती है वो अतुलनीय है। इसका विज्ञान के साथ साथ से हम समाज तक किस तरह उसका संदेश पहुंचा सकते हैं, यह भी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। समाज में सामान्य व्यक्ति को इससे पहले नहीं पता था कि चंद्रमा का जो साइकिल होता है और सूरज का जो साइकिल होता है उसमें 19 बरस का फर्क होता है। और जो कि हम लोग कह रहे हैं कि हर साल रामनवमी में सूर्य तिलक दिखाया जाएगा, वो हर 19 साल के बाद एक जगह पे आएगा जो 19 साल पहले था। और मैं समझता हूँ कि ये उपलब्धियाँ साइंस की जो है, जिसके 3 उदाहरण मैंने आपको दिए गए 10 वर्ष के, ये ऐसे तरह के उदाहरण है जो हम लोगों के मन में एक गर्व पैदा करता है, एक अभिमान पैदा करता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आज के दिन हमारे वैज्ञानिकों में जो स्वाभिमान आया है और एक कॉन्फिडेंस आया है कि विज्ञान से हम देश की प्रगति कर सकते हैं और ऐसी उपलब्धियां जो है जो विश्व में कई सारे देशों में नहीं की गई थी, वो हमारे देश में हम अपने बल पर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्वाभिमान हमारे देश के वैज्ञानिकों में गए 10 वर्ष में आया है और हम सभी लोगों को, विज्ञान भारती के सभी सदस्यों को इसका बहुत बड़ा स्वाभिमान होना चाहिए। और जैसे माननीय सूर्यजी सोनी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भी हमारे सामने में कई अलग अलग चुनौतियां रहेगी। हमारे देश का सपना है, हमारे सभी देशवासियों का सपना है कि 2047 में हम भारत को एक प्रगतिशील देश कह सके, एक विकसित देश हम भारत को कह सके 2047 में। और हमारे देश को अगर विकसित बनाना है तो इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम सब जुड़ जाएं एक काम में कि विज्ञान से और तंत्रज्ञान से हम किस तरह हमारे देश का पुनर्निर्माण और हमारे देश को विकसित बनाने में लगे रहें। विज्ञान भारती के ऊपर भी ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसको किस तरह समाज तक ले जाएं कि विज्ञान से हम देश को आगे बढ़ाकर 2047 में सभी देशवासियों का सपना हम पूरा कर सके। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम जब भी समाज में जाए, सामान्य लोगों से चर्चा करें, उन्हें जरूर सरल भाषा में विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताएं और ज़रूर सब लोगों को बताएं कि वैज्ञानिक, हमारे देश के वैज्ञानिक पूरे स्वावलंबी तरीके से एक पूरे होलिस्टिक व्यू से देश का सर्वांगीण विकास, और सिर्फ देश का ही नहीं, जिससे पूरे विश्व का सर्वांगीण विकास हो। माननीय सुरेश जी ने आज कहा कि जिसमें हम मानव को एक प्रकृति का अंग मानते हैं, उस तरीके से हम करें। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और पुनः छठे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।